गुड इवनिंग दोस्तों। हमने कंप्लीट किया एग्रीकल्चर चैप्टर जो कि था हमारे ज्योग्राफी के सेक्शन से क्लास 10th। आज हम इसके कुछ एमसीक्यूज़ के ऊपर बात करेंगे और ट्राई करेंगे कोशिश ये जानने की कि हमने इसको कितना अच्छे से समझा है। इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं, लगभग हम 30 एमसीक्यूज़ के आसपास बात करेंगे। कुछ क्वेश्चंस हो सकता है आपको लगे कि पहली बार आप सुन रहे हो, लेकिन क्वेश्चन सारे अच्छे हैं, आपको कहीं ना कहीं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हेल्प भी मिलने वाली है। बोर्ड से ठीक पहले अगर आप इसको करोगे तो नो डाउट आपको फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि आपकी बोर्ड शायद नेक्स्ट मंथ में आने वाले। तो करते हैं शुरू, देखते हैं कि क्या कितना आपने इस चैप्टर को जाना है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एग्रीकल्चर चैप्टर है। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ज्योग्राफिकल फैक्टर अफेक्टिंग एग्रीकल्चर। तो नीचे दिए गए कॉलम्स में से, ऑप्शंस में से उस चीज़ को चुनो जो कि ज्योग्राफिकली सपोर्ट नहीं करती है, अगेंस्ट नहीं है, अफेक्ट नहीं करती है एग्रीकल्चर को। क्या ये नेचुरल या नेचर ऑफ लैंड है, या विंड्स है, या फिर सॉइल का स्ट्रक्चर है, या गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं। तो ऑब्वियसली गवर्नमेंट पॉलिसीज भी करती हैं, बट दैट फैक्टर इज रिलेटेड टू पॉलिटिकल एस्पेक्ट। ठीक है, वो ज्योग्राफिकल पूछ रहा है तो इसमें से ऑब्वियसली जो जो चीज़ें ज्योग्राफी से रिलेटेड है उसको हमें मार्क करना है। तो दीज 3 पॉइंट्स आर राइट। इसने पूछा है इज नॉट, तो ऑब्वियसली डी वुड बी द राइट आंसर। कि ज्योग्राफिक गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज होती हैं वो इसके लिए आप कह सकते हो कि पॉलिटिकल एस्पेक्ट है, पॉलिटिकल काइंड ऑफ फैक्टर है जो कि अफेक्ट करता है एग्रीकल्चर को। ठीक है, तो राइट आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि शिफ्टिंग एग्रीकल्चर या शिफ्टिंग कल्टीवेशन इज अ फॉर्म ऑफ, ये किस टाइप का फॉर्म है? क्या ये सबसिस्टेंस है, या फिर ये सेंडेटरी है, या फिर नॉमेडिज्म है, या फिर नन ऑफ द अबाव है? ठीक है, हमने पढ़ा है शिफ्टिंग एग्रीकल्चर या शिफ्टिंग कल्टीवेशन क्या होता है। सबसिस्टेंस फार्मिंग का पार्ट होता है। सबसिस्टेंस फार्मिंग का मतलब जो लोग बेसिक अपनी नीड्स को फुलफिल करने के लिए हार्वेस्ट को ग्रो करते हैं। नॉमेडिज्म या बात करें या फिर सेंडेटरी फार्मिंग की बात करें तो दिस इज कहीं ना कहीं ये जो होता है ये आप ऐसा मान सकते हो कि ये सारी जो हार्वेस्ट होती है, कल्टीवेशन के जो मेथड्स होते हैं, ये होते हैं ट्राइबल्स में, ट्राइब्स के अंदर। हालांकि ये भी पहले ट्राइबल का ही था, बट दिस इज द राइट आंसर, क्योंकि हमने इसको पढ़ा है कि अपनी नीड्स को पूरा करने के लिए ये वाला सबसे बेस्ट आंसर है। दैट इज वाई आपको इसको क्या करना है, इसको मार्क करना पड़ेगा। नेक्स्ट आ जाता है अपना क्वेश्चन कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर करेक्ट अबाउट शिफ्टिंग कल्टीवेशन। इनमें से नीचे दिए गए कुछ कॉलम्स में से कौन सा ऑप्शन या कौन से ऑप्शंस राइट है? तो पहला है कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन में जो प्लोइंग होती है वो नहीं होती। शिफ्टिंग कल्टीवेशन में स्लैश एंड बर्न जो एग्रीकल्चर होता है वो होता है। इसके अंदर आप इट कैन इन्वॉल्व क्रॉप रोटेशन, और ये कंबाइन करता है ट्रांसमिनेंस को। अब देखो भाई, 2-3 चीज़ें हैं जो जानने की ज़रूरत है। प्लोइंग तो होती नहीं है, ये बात तो तुम जानते हो। स्लैश एंड बर्न भी होता है, ये भी तुम जानते हो। क्रॉप रोटेशन यहाँ नहीं होता, क्यों? क्योंकि एक ही लैंड पे थोड़ी करना होता है इनको। हार्वेस्ट किया, ग्रो किया, काटा, वहाँ से मूव कर गए। ठीक है, और ये जो यहाँ पर बताया है कि इसके अंदर कंबाइनेशन होता है, कंबाइन किया जाता है ट्रांसमिनेंस को। ट्रांसमिनेंस का मतलब होता है जब लाइव स्टॉक को आप हियरिंग करवाते हो। ठीक है, तब जब लाइव स्टॉक आप अपने साथ में रखते हो, उनको दूसरे मिल्क प्रोडक्ट्स या और किसी चीज़ के लिए जब आप उनको अपने साथ रखो हार्वेस्ट के साथ में, तो उसको कहा जाता है ट्रांसमिनेंस। सो ये चीज़ें यहाँ नहीं होती। तो राइट आंसर क्या होगा? इन चारों ऑप्शन में से 2-3 ऑप्शन कौन से सही हैं इसने पूछा है। तो यहाँ जो सही है दैट इज़ 1 and 2। राइट आंसर इनमें से कहाँ दिख रहा है? राइट आंसर मुझे डी में दिख रहा है, तो यहाँ पर मेरे को किसको मार्क करना है? डी को। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बात अगर करें अपन, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? इसने कहा कि आप मार्क करो इन रीजंस को। विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन एंड डोमिनेंट क्रॉप इज रॉन्गली मैच्ड। यहाँ पे कुछ रीजंस दिए गए हैं, क्षेत्र दिए गए हैं, और उनके साथ में कुछ क्रॉप दी गई है। आपको ये मैच करके बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही नहीं है। चलो, उसके पहले थोड़ी सी चीज़ आपको बताना ज़रूरी है। इमेजिन कर लेते हैं कि दिस इज योर अर्थ, ये आपका अर्थ है। ठीक है, ये आपका अर्थ है, और इसके अंदर अगर अपन डिस्कस करें तो ये जो सबसे बीच में से जा रही है ये आपका इक्वेटर हो गया। इक्वेटर के पास वाला, इक्वेटर का ये वाला जो जोन है, इसके ऊपर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन वाला जो रीजन है उसको ट्रॉपिकल रीजन कहते हैं। अपन कौन सा रीजन कहते हैं? ट्रॉपिकल।
ये हो गया अपना ट्रॉपिकल रीजन। ट्रॉपिकल के ऊपर अपन जाते हैं तो टेम्परेट रीजन आता है। टेम्परेट रीजन, ट्रॉपिकल रीजन सबसे गर्म होता है और ऊपर आ जाता है अपना टेम्परेट रीजन। ये वाला जो रीजन होता है, इस वाले एरिया को, ये वाला जो रीजन है, इस वाले रीजन को कहा जाता है टेंड्रा रीजन। ठीक है, क्या कहा जाता है? टेंड्रा। ये क्या हो गया आपका? ट्रॉपिक, ये हो गया आपका टेम्परेट, और ये हो गया आपका टेंड्रा। ठीक है, अब इसने बोला कि इनमें से आप मार्क करो कि कौन सा ऑप्शन सही नहीं है। ट्रॉपिकल रीजन में मॉनसून के टाइम या राइस मॉनसून, मतलब आपको यहाँ पर राइस देखने को मिल सकता है इस एरिया में। ठीक है, सही बात है। टेंड्रा रीजन में आपको गार्डन्स देखने को मिल सकते हैं। क्या यहाँ गार्डन आपको दिखेगा? गार्डन फार्मिंग होगी, माउंटेन्स वाले एरिया में होती है वो, तो यहाँ होगा नहीं, तो ये ऑप्शन हमारा रॉन्ग हो गया। दैट मीन्स ये राइट आंसर है। टेम्परेट रीजन में ग्रासलैंड देखने को मिल सकते हैं, बिल्कुल मिल सकते हैं। कोल्ड एरिया में सॉफ्टवुड मिल सकती है, बिल्कुल हो सकता है। ये भी आंसर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो मुझे जो इसमें रॉन्ग दिखा वो क्या था? बी ऑप्शन। ऑप्शन बी इज रॉन्ग। ओके, नेक्स्ट के ऊपर बात करते हैं। पहले इसको इरेज कर दें एक बार। नेक्स्ट ऑप्शन के ऊपर यहाँ पे बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं, विच इज क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 कहता है मिक्स फार्मिंग में किन चीज़ों को इन्वॉल्व किया जाता है? ऑप्शन ए कहता है कि ग्रोइंग मोर देन वन क्रॉप ऑन अ फार्म, ग्रोइंग स्पेशलाइज्ड क्रॉप्स, ग्रोइंग क्रॉप्स एंड कीपिंग लाइव स्टॉक, इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर। ये 4 ऑप्शन हैं। इसमें बोला मिक्स फार्मिंग में कौन सा ऑप्शन इन्वॉल्व किया जाता है। तो देखो, पहले वाले की बात करते हैं कि एक से ज़्यादा क्रॉप एक ही फार्म पे उगाई जाए तो उसको तो आप सीजनल हार्वेस्टिंग कहते हो। रबी, जायद, खारीफ, ये वाला तो सीजन हो गया, तो ये तो सीजनल हो गया, नहीं होगा ये वाला। स्पेशलाइज्ड क्रॉप, तो फिर उसके अंदर वो कैश क्रॉप है कि आपका कॉमर्शियल क्रॉप है, प्लांटेशन क्रॉप है, फाइबर क्रॉप है, फूड क्रॉप है, नॉन फूड क्रॉप है, वो हो गया। तो वो वाला भी इसमें कोई मतलब नहीं। लेकिन हाँ, ये है कि चीज़ें मिक्स कर दी आपने। कैसे? लाइव स्टॉक को भी अपने साथ में रखा आपने, और आप मतलब हार्वेस्ट भी ग्रो कर रहे हो, तो ऐसे में लाइव स्टॉक आपके साथ में, हार्वेस्ट यू आर ग्रोइंग। सो ये वाला ऑप्शन जो है वो दैट इज राइट आंसर। ऑप्शन सी वुड बी राइट। इफ यू हैव चूजन दैट देन कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए कि व्हेन टी, कॉफी, रबर क्रॉप्स को ग्रो किया जाए एक लार्ज स्केल एरिया पे, एक लार्ज एस्टेट्स पे, तो दैट वुड बी नोन एज व्हाट? कि एक लार्ज स्टेट पर अगर आपने कॉफी, रबर, टी को ग्रो किया है तो उसको क्या कहा जाएगा? इट वुड बी कॉल्ड एज मिक्स्ड फार्मिंग? नो। कलेक्टिव फार्मिंग? नो। प्लांटेशन फार्मिंग वी कैन से, क्योंकि ये क्या होता है? प्लांटेशन फार्मिंग में इसको काउंट किया जाता है। मेरे हिसाब से आपको ये बात पता है। नेक्स्ट आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। स्ट्रिप क्रॉपिंग इज द प्रैक्टिस ऑफ प्लांटिंग अल्टरनेटिव रॉज और द क्लोज ग्रोइंग प्लांट्स सच एज द बीन्स एंड पीज with the open growing crops such as corn. This practice is made to prevent कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि कुछ स्ट्रिप्स क्रॉपिंग की जाती है प्लांटेशन क्रॉप्स के अगेंस्ट में। कुछ बीज वगैरह, कुछ बीन्स वगैरह ग्रो कर लिए जाते हैं, पीज एंड बीन्स ओपन एरियाज में, जहाँ पे जैसे कुछ ओपन कॉर्न्स वगैरह उग रहे हैं उसके चारों तरफ। तो उसको क्या कहा जाता है? उससे क्या चीज़ होती है? क्या उसको इरोजन कहा जाता है, गुली इरोजन? क्या उसको विंड इरोजन कहा जाता है? या इसको रिल इरोजन कहा जाता है? या ऑल ऑफ दीज? इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? अच्छा, तो आपने, ठीक है, ओपन एरिया है। ओपन एरिया में क्या हो सकता है? 2-3 चीज़ें हैं। पहली चीज़ तो पानी के कारण और हवा के कारण आपको पता है सॉइल का इरोजन होता है। अगर यहाँ पर डायरेक्ट आता है सॉइल इरोजन तो आप राइट आंसर क्या करते हैं? सॉइल इरोजन। बट प्रॉब्लम क्या है? यहाँ पर इसने पूछा है कि कौन सी प्रैक्टिस से चीज़, कौन सी एक्टिविटी से बचने के लिए ये चीज़ की जाती है। तो विंड इरोजन वुड बी द राइट वन। विंड इरोजन एक सही आंसर होगा इसका, क्योंकि बेटा हवा जब चलती है तो अपने साथ में जो मिट्टी होती है उसको, वो उसका जो टॉप लेयर होता है उसको वो बहा करके ले जाती है अपने साथ। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा बेटा बी। आ जाइए नेक्स्ट पे। नेचुरल रबर को ज़्यादा कहाँ पे प्रोड्यूस किया जाता है और किन किन कंट्रीज़ का उसमें पार्टिसिपेशन है? तो जब मैंने रबर आपको पढ़ाया था तो रबर के अंदर मैंने आपको बताया था कि रबर साउथ ईस्ट एशिया के अंदर मैक्सिमम कंट्रीज़ हैं साउथ
एशिया की, तो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ के अंदर क्या होता है, रबर का प्रोडक्टिविटी सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, तो राइट आंसर यहाँ पर होगा बी। आ जाइए नेक्स्ट के ऊपर, डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। देखते हैं 9 क्या कहता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर मेथड ऑफ चेकिंग सॉइल इरोजन। ठीक है, इसने पूछा है कि इनमें से कौन से ऑप्शंस हैं जिसके थ्रू आप सॉइल इरोजन को चेक कर सकते हो। ठीक है, ओके, तो इसने बोला कि स्ट्रिप क्रॉपिंग के थ्रू कर सकते हो। ओके, चेक करना है। ठीक है, स्ट्रिप क्रॉपिंग हो गया, कैंटोर प्लोइंग हो गया, कैंटोर प्लोइंग हो गया, यूज ऑफ इरिगेशन एंड फर्टिलाइजर्स, ओके ये भी ठीक है, और टेरेस फार्मिंग। ठीक है, ये सारे ऑप्शन सही लग रहे हैं मुझे तो, कि आप सॉइल इरोजन को अगर चेक करना है, देखना है, मेथड्स आप पता कर सकते हो, उसको रोकने के लिए क्या कर सकते हो, तो ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, तो राइट आंसर यहाँ पे डी दिख रहा है मुझे कि डी वुड बी राइट। क्यों? क्योंकि ये सारी चीज़ें ही इसके लिए ठीक है, तो आपको भी डी ही करना है। ठीक है बेटा, अगर इनका मतलब आपको नहीं पता है तो यू नीड टू हियर ऑल द लेसन्स अगेन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करें तो इसने कहा कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोड्यूसर द लार्जेस्ट नंबर ऑफ पोर्क। पोर्क का मतलब पहले आपको पता होना चाहिए कि पोर्क क्या होता है। देखिए, पोर्क वैसे तो डोमेस्टिक जो पिग होते हैं उसका जो मांस होता है उसको हम पोर्क कहते हैं, कई जगह पर हैम भी कहा जाता है इसको। तो पोर्क का आप कह सकते हो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन है, तो इसने बोला क्या ये अर्जेंटीना है, यूएसए है, चाइना है या पोलैंड है। तो तुम जानते ही हो सबसे अजीब व गरीब जो कोई देश अगर खाने पीने के मामले में तो चाइना है। तो यहाँ पर भी आपको राइट आंसर क्या मिलेगा, चाइना। नेक्स्ट के अंदर बात करता है कि जूट इज व्हाट काइंड ऑफ क्रॉप इट इज इट कैश क्रॉप, फाइबर क्रॉप, फूड क्रॉप या इंडस्ट्रियल क्रॉप। तो आप जानते हो उसको गोल्डन फाइबर कहा जाता है। तो ये कौन सी क्रॉप है, फाइबर क्रॉप। फिर है कि विटीकल्चर किससे रिलेटेड है, विटीकल्चर किससे रिलेटेड है, क्या ये ऑरेंजेस से है, मैंगोज से है, बनाना से है कि ग्रेप से। राइट आंसर बताइए। अगर आपका राइट आंसर है सी तो बिल्कुल सही है, क्योंकि विटीकल्चर बेसिकली ग्रेप्स के मतलब ग्रेप्स के कल्टीवेशन को ही कहा जाता है, तो याद रखिए आप। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि मैच द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स एंड देयर सोर्सेज। अच्छा क्वेश्चन है, देखिए क्या कहता है ये। इसने बोला कि मोहेर, मैरिनो, पश्मीना और फर, इनके सामने कुछ कॉलम्स दे रखे हैं, ऑप्शन ए एंड मतलब कॉलम ए एंड बी इज देयर। फिर यहाँ दे रखा है शिप, गॉट, मिंक, कैमल। अच्छा, आपके लिए एक, हालांकि ये तो सारे मेरे हिसाब से नए वर्ड होंगे, यहाँ पर ये जो मिंक है ये भी आपके लिए नया वर्ड होगा। मिंक कैसा होता है, मिंक नेवले के जैसा होता है। ठीक है, जैसे नेवला होता है ना, बिल्कुल वैसा होता है मिंक, छोटू सा आता है। तो इसने बोला कि इनमें से मैच करो जो प्रोडक्ट हमें मिलता है और इनसे क्या क्या चीज़ें हमें मिल रही है। चलो ठीक है, मोहेर क्या है, ओके मोहेर का आपको मैच करना पड़ेगा। मोहेर क्या होता है, एक फरी होता है एक तरीके का, लंबे लंबे रेशे होते हैं, जैसे ऊन नहीं होती अपनी वैसे ही होता है। लेकिन मोहेर क्या होता है, मोहेर मिलता है कैमल से, याद रखना मोहेर मिलता है कैमल से। फिर है मैरिनो मुझे ध्यान है शिप से हमें मिलता है, वही सेम जैसे ऊन होता है ना वही है। पश्मीना भी एक तरीके का ऊन ही होता है लेकिन मोटा फर होता है जो हमें गॉट से मिलता है, पश्मीना शॉल। लोग क्या करते थे, गॉट को काफ़ी मारने लग गए हैं इसके कारण से, उसकी चमड़ी उसके रेशो से शॉल वगैरह बनाते हैं। इसका काफ़ी ज़्यादा मोटा होता है, गर्मी को रोक लेता है, गॉट को मार देते हैं, थोड़ा सा क्रूअल है, दैट इज़ वाई इसको बैन भी कर दिया गया है, कई जगह पढ़ता हूँ लेकिन आज भी कई जगह बिकता है। और फर, हालांकि ये ज़्यादा, क्योंकि मैंने कहा ये छोटू सा होता है और ज़्यादा इससे एक्सट्रैक्ट नहीं करते फर को। फर तो वो छोटे छोटे बाल होते हैं जो बाल किसी भी एनिमल के, मैमल के बॉडी के ऊपर होते हैं, तो डायरेक्टली आप इसको फर कहोगे। इनको तो हटाया जाता है, इनसे तो ये जो फर होता है ये आप कह सकते हो इनके जो रेशे होते हैं, इनके बाल होते हैं, उनको हटाया जाता है, बट मिंक से नहीं हटा सकते हो आप। तो यहाँ राइट आंसर देख लो क्या है, ए मिलना चाहिए 4 के साथ, बी मिलना चाहिए 1 के साथ, पश्मीना मिलना चाहिए 2 के साथ में और फर मिलना चाहिए 3 के साथ में। 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 मिल रहा है बी के साथ, तो बी वुड बी द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है देखो,
विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स एंड देयर लीडिंग प्रोड्यूसर्स आर करेक्टली मैच्ड। ठीक है, इसने बोला इनमें से कौन सा प्रोडक्ट और करेक्टली उसके प्रोड्यूसर मैच किए गए हैं, बताए गए हैं। क्या ग्रेप्स इटली में है, क्या ऑयल सीड्स इंडिया में है, क्या मिलेट्स इंडिया में है, या फिर कॉफ़ी यूथोपिया में है। कौन सा इनमें से राइट आंसर है? तो ग्रेप्स सबसे अच्छी जो वाइन होती है, सबसे अच्छा जो ग्रेप से बनने वाले जो भी बेवरेजेस हैं वो हमें इटली में मिलते हैं, तो ये तो राइट आंसर है, मुझे ध्यान है। ऑयल सीड्स भी इंडिया में काफ़ी है, ये भी मैंने आपको बताया। मिलेट्स के अंदर भी इंडिया का जो नंबर 1 है। कॉफ़ी के अंदर यूथोपिया नहीं है। ठीक है, सो यहाँ पर राइट आंसर होगा आपका ABCD सी वुड बी राइट आंसर। काश वहाँ पर डी आंसर हो जाता। डी आंसर तब हो सकता था बेटा जब कॉफ़ी के साथ में या तो वो ब्राज़ील जोड़ देता या वियतनाम जोड़ देता, तो मैं वहाँ पर उसका आंसर डी कर देता, लेकिन वो गलत हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर अपन बात करें तो इसने बोला कि विच ऑफ द फॉलोइंग जनरली प्रोड्यूसेस द लार्जेस्ट क्वांटिटी ऑफ ऑरेंजेस की लार्जेस्ट क्वांटिटी कौन सा नेशन है जो प्रोड्यूस करता है। तो याद रखें, अगर देखा जाए तो इनमें से USA भी करता है, कुछ स्पेन भी करता है, ब्राज़ील भी करता है, चाइना में भी होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा पूछ रहा है इसने, तो सबसे ज़्यादा होगा ब्राज़ील। एग्रीकल्चर के मामले में बहुत एडवांस है, तो ब्राज़ील वुड बी द राइट आंसर। ठीक है, आगे इसने कहा कि अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट जो बटर प्रोड्यूस करता है और उसको एक्सपोर्ट करता है, तो वो नेशन कौन सा है? क्या डेनमार्क है, USA है, इटली है कि UK है? ये सारे क्वेश्चन जो हैं वो जनरल क्वेश्चन हैं, अच्छे क्वेश्चन से आपको याद होना ज़रूरी है। तो डेनमार्क इसका राइट आंसर होगा बेटा। डेनमार्क सबसे ज़्यादा क्या करता है, एक तरीके से बटर का एक्सपोर्ट करता है। क्वेश्चन अगर 17th की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है, देखते हैं। पहले इसको थोड़ा सा ऊपर कर लें। क्वेश्चन कहता है कि जो कॉर्पोरेटिव फार्मिंग है इज़ वेल डेवलप्ड इन। कॉर्पोरेटिव फार्मिंग्स का सबसे ज़्यादा कहाँ अच्छे से डेवलप्ड है? ठीक है, तो देखो क्या है, इसने बोला डेनमार्क में है कि बेल्जियम में है, रशिया में है कि स्वीडन में है। इनमें से कौन से नेशंस में कॉर्पोरेटिव फार्मिंग्स बहुत अच्छे से डेवलप्ड है? तो कहाँ कहाँ है? ओके, डेनमार्क, बेल्जियम, रशिया, स्वीडन, इनमें से एक कंट्री गलत है। तो ठीक है, रशिया के अंदर ऐसा नहीं होता, मुझे ध्यान है। रशिया में कॉर्पोरेटिव फार्मिंग्स नहीं होती। क्यों? क्योंकि वहाँ पर कंडीशन क्या है, जो एरिया है वो एग्रीकल्चर को ज़्यादा सपोर्ट नहीं करता, क्योंकि मैक्सिमम जगह पर वहाँ बर्फ़ रहती है, ऊपर वाला जो एरिया है, नॉर्थ वाला। तो रशिया इसमें से रॉन्ग आंसर है, बाकी सब जगह सही है। तो एक बार देखें, हाँ ठीक है, तो एक बार अगर देखें तो यहाँ पे डी आंसर सही होगा। अपना आंसर जो होगा वो डी राइट होगा। डी वुड बी राइट आंसर। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। लिगम्स सच एज द पीज एंड बीन्स आर गुड एज अल्टरनेटिव क्रॉप बिकॉज दे आर। वो कैसे? ये जो लिगम्स हैं, ये जैसे पीज एंड बीन्स, ये अच्छे अल्टरनेटिव क्रॉप्स हैं क्योंकि add nitrates to the soil, are pest resistant, are a form of green manure, या फिर all of the above। इनमें से कौन सा ठीक है? अच्छा, तो इनमें से कौन सा ठीक है? इसने बोला कि जो पीज हैं और जो बीन्स हैं एक गुड अल्टरनेटिव क्रॉप है बिकॉज ये क्या कर देते हैं? क्या ये नाइट्रेट प्रोवाइड कर देते हैं सॉइल के अंदर? क्या ये पेस्ट रेजिस्टेंट होते हैं? क्या ये ग्रीन मैन्योर्स का फॉर्म है, या इनमें से सभी? ठीक है, कौन सा होगा इसका राइट आंसर, जल्दी से बताओ। तो इनमें से जो सही आंसर दिख रहा है दैट इज, कभी भी अगर हम पीस या बीन्स को ग्रो करते हैं तो उसका एक ही मकसद होता है, नाइट्रोजन के लेवल को बैलेंस करना। तो इसमें से ऑल ऑफ द अबव हो नहीं सकता, ग्रीन मैन्योर्स हो नहीं सकता, और पेस्ट तो ज़रूरी नहीं कि पेस्ट इन पे लगेगा ही नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। तो राइट आंसर यहाँ पर होना चाहिए ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर द एडवांटेजेस ऑफ क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन अगर आप करते हो तो क्या इनमें से कौन सी चीज़ हो सकती है? क्या वेराइटी ऑफ फार्म प्रोड्यूसेस ऑन अ सिंगल फार्म, क्या अलग अलग आप प्रोडक्ट ग्रो कर सकते हो एक ही फार्म पे? विड्स हैविंग लिटिल चांस टू टेक रूट्स, ठीक है, विड्स जो होती है उसको बहुत ही कम मौका मिलता है कि वो फैल जाए।
दूसरा है कि सॉइल की फर्टिलिटी इज़ नेचुरल मेंटेन्ड, सॉइल की जो फर्टिलिटी होती है वो नेचुरली मेंटेन्ड हो सकती है। अब तीन ही ऑप्शन है इसमें से, तीनों ऑप्शन में से एक ऑप्शन सही है, ठीक है। तो ठीक है, सिंगल फार्म पे बहुत सारे प्रोडक्शन आप ग्रो कर सकते हो। अगर आपने कोई हार्वेस्ट ग्रो कर रखी है तो दूसरी विड्स लाइक जो भी कोई चीज़ें हैं वो तो ग्रो करेगी नहीं, और सॉइल का बैलेंस भी बना हुआ रहता है। तो राइट आंसर यहाँ पे डी होना चाहिए। नेक्स्ट इसने बोला कि नीचे दिए गए दो कॉलम, कॉलम ए कॉलम बी आपस में मैच करें। देखिए क्या है, पहले इसने बोला है कॉलम ए में से, इस कॉलम ए में से इसने बोला सर्डीन, हैडॉक और सैल्मन। ये है आपका पेलेजिक, डेमेर्सल और एंड्राडोमस। इनमें से एक चीज़ क्या है पहले तो ये पता होना चाहिए हमें। तो जो लोग मांसाहारी हैं उनको तो पता होगा कि ये सारी जो चीज़ें हैं ये तीनों हैं, ये फ़िश की फॉर्म्स हैं, फ़िश के टाइप्स हैं। और ये जो जोग्राफिकल थोड़ा अच्छे से पानी को जानते हैं तो जोग्राफिकली ये पानी की अलग अलग स्टेट्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, पहले इनको बता देता हूँ, ये तो मछली होती है, वो छोटी छोटी मछली नहीं होती, आपने देखा होगा अगर आप नेशनल ज्योग्राफी देखते हो या कोई भी एनिमल प्लैनेट वगैरह देखते हो तो आपने देखा होगा ना, झुंड के अंदर छोटी छोटी फिशेज़ होती हैं जो मूव करती हैं, तो वो यही वाली फ़िश होती हैं सर्डीन। हैडॉक फिश वो होती हैं जिनके फिन्स मतलब ऊपर की तरफ जो 3 फिन्स होते हैं, ठीक है। और सैल्मन फिश तो तुम जानते होंगे बहुत ज़्यादा फेमस है, सैल्मन रेसिपीज़ भी बहुत फेमस हैं, हालांकि मैं वेजिटेरियन हूँ। सैल्मन फ़िश अगर आपने देखा हो तो सैल्मन फ़िश को जापान में बहुत ज़्यादा वो फेमस है, वो काफ़ी उसका सूप होता है, काफ़ी सारी डिशेस बनती है उससे, और इसको बनाना काफ़ी मुश्किल भी है, ठीक है। तो इनमें से देखना है। अच्छा पहले थोड़ा इनको बता देता हूँ। पेलेगिक क्या होता है? पेलेगिक का मतलब होता है जहाँ पे पेलेगिक एक जोन है, ठीक है, ये मान सकते हो, पेलेगिक इज़ अ जोन, ठीक है। डेमर्सिल का मतलब होता है पानी के बिल्कुल नीचे की तरफ, और एंड्राडोमस का मतलब होता है, आपने देखा होगा ना कि एक ऐसा रीजन है जो जहाँ पे जो फिशेज़ होती हैं, सैल्मन जो फिश होती हैं, मैंने आंसर ही बता दिया, जो सैल्मन फिश होती हैं वो एक तो सी लेवल होता है और एक होता है फ्रेश वाटर जोन। तो सी लेवल और ये जो फ्रेश वाटर जोन होता है, यहाँ पर ये जो फिशेज़ होती हैं यहाँ पर देखी जा सकती हैं। तो ये होता है सैल्मन के साथ कि सैल्मन क्या होता है, अंडे देने के लिए कहाँ आती है? फ्रेश वाटर में आती है। तो एंड्राडोमस वो जगह है जहाँ पे सैल्मन हमें मिलती है, हैडॉग्स हमें मिलती है पानी के बिल्कुल नीचे की तरफ, और सार्डीन्स जो हैं दैट इज़ पैलेजिक, ठीक है। सार्डीन जो हैं वो पैलेजिक हैं, मतलब वो एक साथ ग्रुप में मूव करती हैं। तो राइट आंसर मेरे हिसाब से ABCD, तो ABCD ए आंसर सही होगा इसमें। होपफुली आपने भी ए किया होगा, अगर आपको नहीं पता है कोई बात नहीं, आपने जनरल नॉलेज के लिए पढ़ लिया। चलिए आगे आ जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। आज थोड़ी तबीयत खराब है, थोड़ी सी आज तबीयत नाजुक सी है, इस कारण से आपको थोड़ा एनर्जी आज कम लग रही होगी, प्लीज़ कॉपरेट। क्वेश्चन कहता है कि जो फिशिंग ग्राउंड्स हैं जहाँ पे वो नहीं होता, एक फंदा होता है जिसमें वो एक ऐसे रोलर लगा हुआ होता है, उसको फेंका जाता है, जो फिशिंग ग्राउंड्स हैं वो कंसंट्रेटेड है हाई लैटिट्यूड्स पे। ऐसा क्यों है, कि क्या रीजंस हैं इसके पीछे कि जो फिशिंग ग्राउंड्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा हाई एल्टीट्यूड्स पर हैं? तो क्या ऐसा है कि जो इसकी लंबाई है वो कोस्ट लाइन पे आपको ज़्यादा देखने को मिलती है, या एक्सटेंसिव कॉन्टिनेंटल शेल्फ्स यहाँ देखने को मिलते हैं कि वाटर का टेम्परेचर यहाँ 20 डिग्री से नीचे रहता है, या फिर यहाँ स्पार्श पॉपुलेशन है? देखो इनमें से ऑप्शन क्या सही होना चाहिए? जनसंख्या ज़्यादा, फिशिंग ग्राउंड्स आर कंसंट्रेटेड इन हाई लैटिट्यूड्स, फिशिंग ग्राउंड्स कंसंट्रेटेड है हाई लैटिट्यूड्स पे, उसके पीछे का रीज़न है, ठीक है। पॉपुलेशन रीज़न नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली पॉपुलेशन और जो फिशेज़ हैं उसका कोई लिंक ऐसा हो नहीं सकता। बाकी ये तीनों जोग्राफिकल रीजंस हैं, ये तो इलॉजिकल सा थोड़ा सा हो गया, क्योंकि यहाँ पे जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा है, तो उससे इनको क्या फ़र्क पड़ेगा, फिशिंग से क्या मतलब होगा। लेकिन हाँ, दीज आर द रीजंस, ये जोग्राफिकल रीजंस हैं, तो ये ठीक होगा। तो चौथा आंसर नहीं है, तो चौथा तो मुझे एक ही में नहीं दिख रहा, वो है ए। तो राइट आंसर यहाँ पर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर अपन बात करें कि इंडिया के अंदर लोअर एग्रीकल्चर क्यों है वर्ल्ड के अंदर, कि यहाँ समर बहुत गर्मियाँ होती है, समर में तो गर्मियाँ होगी, यहाँ पे फर्टाइल सॉइल की कमी है, ये भी बात सही है। लेकिन सबसे ज़्यादा इसने पूछा ना लोवेस्ट क्यों है, तो उसके पीछे कारण ये है कि हमारे यहाँ फार्मर्स जो हैं वो टेक्नो फ्रेंडली नहीं है, पुअर हैं, इलिटरेट हैं, इसलिए वो मॉडर्न फार्मिंग टेक्निक्स को यूज़ नहीं कर पाते हैं। तो राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा? सी, ठीक है बेटा। तो यहाँ पर आपको आंसर करना है सी।
नेक्स्ट है द स्टेट विद द लार्जेस्ट एरिया अंडर द वेस्टलैंड इज गुजरात, JNK, मध्य प्रदेश, राजस्थान। राजस्थान में भी नो डाउट बहुत ज़्यादा है, लेकिन इनमें से अगर चूज़ करने की बात आए तो वो JNK आएगा। लॉजिकली देखा जाए तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर अब स्टेट नहीं है, तो स्टेट पॉइंट ऑफ व्यू से तो इस क्वेश्चन को करना मत आप, लेकिन हाँ अगर आ जाए स्टेट और स्लैश यूनियन टेरिटरी तो यू विल गो विथ जम्मू एंड कश्मीर। कंसेप्ट वाइज ये क्वेश्चन गलत है, लॉजिक वाइज आपको लगाना है तो लॉजिक तो आप लगा सकते हो जम्मू एंड कश्मीर। यूटी अगर आ जाता है तो राइट आंसर यहाँ पर सी होगा। इसके बाद में आ जाएँ तो गुजरात और राजस्थान भी आंसर्स में हो सकते हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि वाई हैज़ द ग्रीन रेवोल्यूशन बेनिफिटेड ओनली स्मॉल सेक्शन ऑफ इंडिया। जो ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ उसने केवल एक स्मॉल सेक्शन ऑफ इंडिया को ही बेनिफिट कैसे दिया और क्यों दिया? क्योंकि क्या ऑप्शन ए लार्ज डिपेंडेंसी ऑन मैनुअल लेबर, दूसरा पुअर शॉर्टेज फैसिलिटीज़, और इसके अलावा पुअर फार्म्स मैनेज्ड एंड एडमिनिस्ट्रेशंस, ऑल ऑफ द अबाव। इनमें से कौन सा होगा कि ग्रीन रेवोल्यूशन का केवल बहुत ही कम हमें बेनिफिट मिला? क्यों? तो बिल्कुल सही बात है, इनमें सारे रीजंस हैं कि हमारे यहाँ पे फैसिलिटीज़ भी नहीं है, हम ज़्यादा मैनुअल लेबर्स पे हैं, मशीन का यूज़ हम करते नहीं है, फार्मिंग मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन हमारा अच्छा नहीं है। तो ऑल सच रीजंस आर द कॉजेज ड्यू टू वी हैव लेस बेनिफिटेड बाय द ग्रीन रेवोल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि खारिफ क्रॉप कब बोई जाती है? खारिफ क्रॉप कब बोई जाती है? तो आप जानते हो मॉनसून के टाइम पर बोई जाती है, और हमारे इंडिया में मॉनसून जो आता है वो मई, जून, जुलाई। तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, जून इसमें से दिया हुआ है तो जून राइट आंसर कर देंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो इसने बोला है कि इनमें से कौन सी रबी क्रॉप नहीं है? रबी क्रॉप इनमें से कौन सी नहीं है? ठीक है, वीट की बात करें, मेज, मस्टर्ड, ग्राम, कौन सी नहीं है रबी क्रॉप? तो बिल्कुल वीट है, मेज नहीं है। रबी क्रॉप है, मस्टर्ड भी होता है, ग्राम्स भी होता है। ठीक है, मेज नहीं है इसके अंदर, रबी क्रॉप। थोड़ा सा देखो कंफ्यूजन हो जाता है, हम भी पढ़ते हैं, हमें भी हो जाता है कई बार। इसने बोला है थोड़ा सा फोकस ही करना, रबी से हमें याद आता है वीट है, मस्टर्ड है, ग्राम्स है, लेकिन उसने क्वेश्चन में बोला है कि नहीं है, तो आपको थोड़ा सा और दिमाग लगाना पड़ेगा कि हाँ भाई मेज नहीं है। ठीक है, आगे आ जाओ। नेक्स्ट इसने बोला कि हाईएस्ट यील्ड ऑफ राइस कैन बी ऑब्टेन्ड बाय द यूजिंग विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड। अगर आपको राइस को बहुत ज़्यादा ग्रो करना है तो इनमें से कौन से मेथड को आप यूज़ करते हुए कर सकते हो? ठीक है, राइस को अगर आपको ज़्यादा ग्रो करना है तो इनमें से कौन से मेथड को आप यूज़ कर सकते हो? ठीक है, राइस के लिए तो सीधा सीधा मुझे ध्यान चल गया है, पता चल गया है, ट्रांसप्लांटेशन होता है, ट्रांसप्लांट कर सकते हैं आप राइस को। अब ड्रिलिंग कैसे करोगे, डिबलिंग कैसे करोगे, ब्रॉडकास्टिंग कैसे करोगे? नो, तो राइट आंसर होगा ए। ठीक है, ट्रांसप्लांटेशन। आप क्या कर सकते हो, उसको इरिगेशन वाली जगहों पर जाकर के ट्रांसप्लांट कर सकते हो। नेक्स्ट है बेवरेज क्रॉप कहाँ पे ज़्यादा कल्टीवेट की जाती है? तो बेवरेज क्रॉप मेजरली टी आ जाता है और कॉफ़ी आ जाता है। तो बेवरेज क्रॉप को आप कहाँ कर सकते हो? जहाँ पे गर्मी भी पड़े और साथ ही साथ आपको पानी भी मिल जाए, तो ऐसे एरिया जो है वो ट्रॉपिकल रीजन कहलाते हैं। ट्रॉपिकल रीजन्स में देखने को मिलता है। नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, बी आंसर इसका सही होगा। ठीक है, बी राइट आंसर होगा। और देखिए और क्या कह रहे हैं लास्ट के 2 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन ही देखेंगे अपन। इन लास्ट 2 क्वेश्चंस को देख लेते हैं। क्वेश्चन कहता है कि बाजरे को अगर ग्रो करना है तो उसके लिए सबसे सूटेबल कंडीशंस कौन सी होगी? बाजरा अगर आप ग्रो करना चाह रहे हो तो सबसे सूटेबल कंडीशन पूछ रहा है आपसे। क्या आपको मॉडरेट टेम्परेचर चाहिए, रेनफॉल को ज़्यादा चाहिए? नो, रेनफॉल ज़्यादा नहीं चाहिए होता है। हाँ, टेम्परेचर ज़्यादा चाहिए होता है, राइट, मॉडरेट रेनफॉल, हाँ ये सही हो सकता है। लो टेम्परेचर, नो, ये भी गलत हो गया, लो टेम्परेचर, नो, टेम्परेचर तो हाई चाहिए। तो मुझे एक पहली बार में दिख गया, मुझे बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट इसने बोला कि एनुअल रेनफॉल दे रखा है, क्रॉप्स दे रखी है। एनुअल रेनफॉल को उठा के यहाँ पटक देना, ये एनुअल रेनफॉल है। राइस को एनुअल रेनफॉल कितनी चाहिए होती है? वीट को, रागी को, बाजरा को मैंने अभी यहाँ पर बताया मॉडरेट रेनफॉल। ठीक है, बाजरे से तो रिलेटेड है। चलो तो यहाँ देखते हैं इनमें से ऑप्शन पहला कौन सा सही है। अच्छा, राइस को आप जानते हो, राइस को लगभग 100 से 150 सेंटीमीटर तक का। ठीक है, वीट को 50 से 75। ऑप्शन देख लेते हैं, फिर तो साफ ही दिख रहा है कि ABCD होना चाहिए। ABCD तो नहीं है, अच्छा चेंज हो सकता है। चलो देखो रागी का देख ले, हाँ रागी वाला थोड़ा सा यहाँ गलत हो रहा है। तो देखो रागी इससे मैच करेगा, किससे करेगा? रागी करेगा बेटा 4th से, और बाजरा फिर अल्टीमेटली
मॉडरेट है, ना ज़्यादा कम चाहिए, ना मतलब ना ज़्यादा ना कम, ठीक है। तो इसमें अपना आंसर ए दिख रहा है मुझे, राइट आंसर हो गया बेटा आपका ए, ठीक है। होपफुली आपको याद हो जाएगा, अगर याद नहीं हो तो ऐसे याद कर लेना, सामने से क्वेश्चन बन सकता है, 1 मार्क क्वेश्चन में भी आ सकता है। तो एक साथ दे दिया इसने, मोस्ट प्रोबेबली वो अलग अलग भी दे सकता है। सो लाइक दिस वी हैव कंप्लीटेड 30 क्वेश्चंस ऑफ दैट चैप्टर। हमारे पास में फर्स्ट टर्म के अब 2 चैप्टर बच रहे हैं, एक चैप्टर बच रहा है हमारा आई थिंक फेडरलिज्म, और एक चैप्टर और बच रहा है, तो उसको हम कंप्लीट करेंगे जल्दी से जल्दी, कोशिश करते हैं नेक्स्ट चैप्टर कल से शुरू करें, और मैक्सिमम जो भी हमारे टास्क है उसको कंप्लीट कर लें विद इन द टाइम। ज़्यादा से ज़्यादा 15 तारीख तक हम इन दोनों चैप्टर को कंप्लीट करेंगे, 15 दिन का रिवीजन या फिर 15 दिन जो भी आपकी क्वारीज होंगी वो कोशिश करेंगे। अगर कोई प्रॉब्लम आती है, आपको लगता है कि सर लाइव क्लासेस लेनी चाहिए या फिर कुछ ऐसा सेशन हो जाए जिसमें डाउट सेशन हम सॉल्व कर सकें, या डाउट सेशन के थ्रू आप कांटेक्ट आपको करना हो, तो आप पर्सनली मुझे टेलीग्राम पे भी कहते ना, हमें कोई क्लास जो होगी वो खुद से खुद के लेवल पे अरेंज कर लेंगे, इंस्टीट्यूशन के लेवल पे नहीं, अपने लेवल पे अपन अरेंज करके आपकी जो भी डाउट्स होंगे उनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए चैप्टर के साथ, तब तक इसको प्रैक्टिस करो, पुराने वाले लेक्चर्स को देखते रहो। थैंक यू सो मच।